गुड मॉर्निंग। ये आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास है और इस केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर पर बेटा हम आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, एक छोटा सा रिवीजन आपको आज इस क्लास में हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्बिटल से जो रिलेटेड है वो है बोर्स मॉडल। बेटा बोर्स मॉडल क्या है इसके बारे में बताया गया था। बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, आपका जो न्यूक्लियस होता है, जो पावर सेंटर होता है, उसके चारों तरफ एक पार्टिकल लगातार मूव करता रहता है जिसको उन्होंने बताया था शेल, ठीक है। सभी लोग ध्यान दें, न्यूक्लियस के चारों तरफ या पावर सेंटर के चारों तरफ एक एनर्जी पार्टिकल लगातार मूव करता रहता है और उस एनर्जी पार्टिकल को एक जो फिक्स पाथ पे मूव करता है उन्होंने कहा था शेल। यानी शेल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पाथ फिक्स होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बेटा बोर्स के मॉडल में जो कमियां थी उसको आप लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे बड़ी कमी क्या थी, बोर्स का मॉडल जो था वो यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए था। यूनि इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे पार्टिकल जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसके लिए ही बोर का जो मॉडल था वो सक्सेसफुल था। जैसे कि हाइड्रोजन को लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे पार्टिकल डिस्कवर हो गए, ऐसे पार्टिकल रखे गए जिसमें लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी बेटा, तब उसके लिए बोर्स का मॉडल पूरी तरह से फेलियर घोषित हो गया, ठीक। तो आपने बोर्स का मॉडल पढ़ रखा था। तो बोर्स ने क्या बताया था, बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है जिसको हम सेल बोलते हैं। उस सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और इस सेल को हम फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग आएंगे, आपने इसको भी पढ़ रखा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो सिद्धांत था ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए था। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं था। इसीलिए हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी, लेकिन जो बड़े पार्टिकल थे उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही नहीं थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये बताया था बेटा, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और टाइम। सभी लोग ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, आवाज़ ना करिए। पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, इसका आप एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप एक ही टाइम में ना तो उसके पोजीशन के बारे में बता पाएंगे और ना तो मोमेंटम के बारे में बता पाएंगे। कहने का मतलब आप किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी दे पाएंगे, चाहे उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन के बारे में आप बात कर सकते हैं और चाहे उसके मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। देखो बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता था, ये कहता था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक, सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग सरसरी निगाह पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सारी दुनिया पढ़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे उसको पढ़ के जाएंगे, सब बच्चे तैयार करके जाएंगे, लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका है, वो होता है कि हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत था वो किस तरह के लिए पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर एक लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक, अपनी कॉपी में नोट्स में जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ये पॉइंट ज़रूर ऐड करेंगे। जिन बच्चों ने ऐड कर रखा उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं ऐड किया है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा है, पूरा याद कर लिया है, वो ध्यान दें कि जो माइक्रोस्कोपिक टाइप पार्टिकल होते हैं, जो अति सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, उन्हीं के लिए सिद्धांत पूरी तरह से सही था। तो क्या कहा उसने, फिर से देखिए, हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बेटा पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक बार में हम या तो उसकी पोजीशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं या उसके मोमेंटम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा उन्होंने बताया एनर्जी और टाइम, इसमें भी आप एक साथ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एक समय में आप पर्टिकुलर टाइम में उसकी एनर्जी के बारे में जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। या आप कहिए कि इस टाइम पे एनर्जी कितनी थी, आप नहीं बता पाएंगे। एक एक करके आप जानकारी दे सकते हैं, तो इसकी एनर्जी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उसके टाइम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और टाइम,
इनको आप एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बारी बारी से इसको डिसाइड कर सकते हैं, सीक्वेंसली डिसाइड कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताब में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर ने भी जो आपका एटॉमिक मॉडल था उसको इंट्रोड्यूस किया था और बहुत ही एडवांस एटॉमिक मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन, जिसको बोर्स ने अपने मॉडल में एक पार्टिकल के तौर पे डिस्कस किया था, श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता बल्कि एक वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर पढ़ा होगा मैटर का, वो चीज़ यहाँ पर आती है बेटा। जो बोर्स के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला गया था, वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को कहा गया वेव। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वेव की तरह मूव करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि वेव क्या होते हैं बेटा, एनर्जी कैरियर होते हैं। ये एनर्जी, इसको एनर्जी के साथ रिवॉल्व होते आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन था जनरली एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था, और एक एडवांस फॉर्म था, इसको हम 3D एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, यहाँ 3D एटॉमिक मॉडल से भी रिलेटेड है। इन्होंने बताया था कि बोर्स का जो इलेक्ट्रॉन है, बोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हमने क्या कहा, या उन्होंने क्या कहा था, पार्टिकल बोला था बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना बोलकर एक वेव बोलते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेव की तरह मूव करता है, और जाहिर सी बात है जो वेव होगा वो एनर्जी कैरियर होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर उन्होंने एनर्जेटिक पार्टिकल के फॉर्म में या एनर्जेटिक वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। जबकि बोर्स ने क्या कहा, बोर्स ने पूरी तरह से कहा कि एक पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बोर्स और श्रोडिंगर में। श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है, जो मॉडल की थेरेपी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही हेल्पफुल थी, इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने पार्टिकल ना कह के क्या कहा, वेव कहा, और वेव चूँकि एनर्जी कैरियर होता है तो ये माना गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, उस एरिया को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सेल ना कह के क्या कहा गया, एनर्जी लेवल कहा गया। क्या कहा गया बेटा, एनर्जी लेवल कहा गया। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री को भी समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका नाम ही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से इसको पढ़ सकते हैं। श्रोडिंगर ने बोर्स मॉडल में जो पार्टिकल था उसको वेव नाम दिया। वेव एनर्जी कैरियर होते हैं, इसलिए वो वेव लाइंस या वो पार्टिकल जहाँ पर मूव करते हैं उस एरिया को इन्होंने एनर्जी लेवल कहा। ठीक है भाई, अब एनर्जी लेवल को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन्होंने ये बताया। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल के ऊपर या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बात की थी, उसके बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, जैसे जैसे ऐसे ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी, बोर्स का मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने कहा, श्रोडिंगर ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए भी थी। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं, वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में लगातार मूव करती रहती हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके लिए हवा बन के रह जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। श्रोडिंगर ने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर उपस्थित हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, और हर एक एनर्जी लेवल्स की वैल्यू फिक्स होती है। इसके बारे में और डिटेल आपको जब हम ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे, साथ क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे, तब वहाँ पर आप और अच्छे तरीके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एनर्जी लेवल को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, ये डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स हो गए, और इन डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स के ऊपर अलग अलग तरीके से, या आप ये कह सकते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था।
ठीक है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट से जुड़े दो टर्म और आते हैं। एक होता है नोड। नोड क्या होता है बेटा? नोड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। सभी लोग ध्यान दें, नोड क्या होता है बेटा? नोड, NODE, नोड। नोड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो नहीं पाए जाएंगे या तो उनके इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है? एकदम कम होती है। तो ऐसा एरिया बेटा श्रोडिंगर में ही आएगा, 3D कॉन्सेप्ट में आएगा। अभी हमने 3D एटॉमिक मॉडल का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, या आप कह सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उस एरिया को क्या हम बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सभी लोग इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे काम आएगा। तो नोड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नोड के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से उसको देख सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पर, भाई देखो ये पाथ है ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा, ठीक है। ये जो पाथ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए ही जाते हैं। तो दो चीज़ें आपके सामने आई। पहला हो गया नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 95% तक होती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। एक चीज़ और देख लो बेटा, अभी तक आप जितना भी आप लोगों ने बनाया है, ये ऑर्बिटल, शेल, एनर्जी लेवल जो भी आप बनाते हैं, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कुलर पाथ तो चुनते हैं, लेकिन वास्तव में जो सर्कुलर पाथ होता है ये कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि कुछ इस तरीके से होता है। बस थोड़ी सी चीज़ है, इसको आप समझ लें, बस ज़्यादा नहीं करना इसमें। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इस तरीके से पाथ बना देते हैं, ठीक है। ये जो पाथ बना रहे हैं ये वास्तव में एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर कम पाए जाएंगे और कहीं पर ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक। तो जहाँ पर कम पाए जाएंगे उसको हम बोलते हैं नोड। अभी भी बात हुई थी वहाँ पे, उसी चीज़ को हम फिर यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो वेव इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। वास्तव में जब आप लोग पढ़ते हैं आगे, जब इसका ड्यूअल नेचर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं, ना कि इस तरीके से, ठीक है बेटा। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। तो इसलिए इसको हम वेव नेचर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक जैसे होते, एक सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में होते, तब तो एक सर्कुलर लाइन ही बनाते बेटा, लेकिन आज सर्कुलर लाइन नहीं बनती है। इस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह, देखो ये वेव हो गया ना, वेव की तरह है। इसके बारे में और जानकारी आपको दी जाएगी। एक वेव की तरह मूव करते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है उसको हम नोड बोलेंगे, और जहाँ पर ज़्यादा उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको एनर्जी लेवल के बारे में बताया जा रहा था कि हर एक पार्टिकल का, हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल फिक्स होता है, और वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल पर मूव करते हैं, उसी एनर्जी लेवल पर रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जिसके बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। सोडियम, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। वेरी गुड। इसको आप कैसे लिखते हैं? 281। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल में और अपने ही एरिया में रह सकते हैं। 8 घुस के यहाँ पे नहीं आ पाएगा, और ना 2 जंप करके यहाँ जाएगा। वो एक्सट्रीम कंडीशन होगा जब ऐसा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेटा 281A रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के अंदर 3 तरीके के एनर्जी लेवल हैं, और इन 3 तरीके के एनर्जी लेवल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। इसके बारे में डिटेल आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाएंगे, SPDF, बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ 281, अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये सपोज कर लें एनर्जी लेवल है। सबसे ग्राउंड लेवल में आपने दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उससे ऊपर वाले लेवल में आप 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर चले जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनाया गया है आपको एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई पड़ रहा है। जो सबसे नीचे होगा उस पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर 8 और उसके ऊपर 1, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर ने सपोर्ट किया था। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्शनल पार्ट डिस्कस किया है बेटा, कि आप लोगों ने ऑर्बिटल से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, ठीक है। आप इस क्लास में इतना ही, आगे के लिए हम आपको अगले क्लास बताएं। थैंक यू।